तो वह जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि स्टूडियो क्लासेस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट है उसमें हम स्टूडियो क्लासेस को लिंकिंग के लिए पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट जो है उसके लिए हम कॉमन यूज कैसे करते हैं स्टूडियो क्लासेस का उसके लिए पढ़ेंगे और तीसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कि हम फॉर्म के लिए कैसे यूज करेंगे ये इसमें पढ़ेंगे और चौथा पार्ट जो है वो हम वेरिएबल के लिए यूज करना पड़ेंगे। तो देखिए मैंने पहले जो बताया आपको लिंकिंग के लिए स्टूडियो क्लास कैसे यूज करें उसके लिए मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूं। आप इस पर पॉपअप पे क्लिक करके भी वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अच्छा, मैं स्टूडियो क्लासेस जो कॉमन यूज है उसका भी ट्यूटोरियल बना चुका हूं, इसको भी आप पॉपअप पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर भी आप क्लिक करके वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा टोटल बताया हुआ दोनों ट्यूटोरियल में कि कैसे हम स्टूडियो क्लासेस को यूज करें। लिंकिंग वाला भी बहुत अच्छा है और अगर आप स्टूडियो क्लासेस को कॉमन यूज देखना चाह रहे हैं तो उसका भी मैंने इससे पहले जो ट्यूटोरियल बनाया था बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा स्टूडियो क्लास कैसे यूज करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे फॉर्म के लिए कैसे यूज करें स्टूडियो क्लास। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज यहाँ पर मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और इसकी CSS मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और इस HTML डॉक्यूमेंट का मैं रियल प्रीव्यू यहाँ पर देख रहा हूँ, रियल टाइम प्रीव्यू गूगल क्रोम में। तो देखिए ये फॉर्म बना हुआ है। अब अगर इस फॉर्म को आपने बनाना है प्रॉपर जैसे ये बना हुआ है हूबहू, तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पेज है HTML का। इसको आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसको उतार लें, इसको लिख लें। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। देखिए मैं पेज डाउन कर रहा हूँ, पेज डाउन जैसे मैं करूंगा देखो नेक्स्ट पेज पे यहां पर पहुंच गए। अब आप इसको भी उतार लें, वीडियो पॉज करके इसको भी नोट डाउन कर लें। फिर मैं नेक्स्ट पेज डाउन कर रहा हूं, देखिए फिर से। तो देखो ये तीसरा पेज और एक बार मैं पेज डाउन और कर रहा हूं, देखिए, और ये हो गया देखो चौथा पेज। तो देखिए 4 पेजेस में मैंने HTML को कवर किया हुआ है। इसके अलावा देखिए हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चलने के बाद में देखिए अब हम चलते हैं यहाँ CSS में। ये देखिए CSS का फर्स्ट पेज है। यहाँ पर भी आप वीडियो को पॉज करके और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसके बाद मैं पेज डाउन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ तक आप समझ लें कि आपने कहाँ तक लिख लिया। उसके बाद मैं पेज डाउन कर रहा हूँ। पेज डाउन करके देखिए ये वाला भी आप पेज इसमें नोट डाउन कर लें इसे और यहाँ पर वीडियो पॉज करके। इसके अलावा देखिए पेज डाउन थर्ड कर रहा हूँ तो देखो ये भी हमारे पास आ गया। 3 पेजेस में मैंने ये जो है CSS कंप्लीट हुई है। अब देखिए हम आगे देखते हैं जो चीजें मुझे करनी स्टूडियो क्लासेस यूज करनी है वो कैसे यूज होंगी। देखिए तो आइए शुरू करते हैं फॉर्म के लिए स्टूडियो क्लासेस। और फॉर्म के लिए जो स्टूडियो क्लास में सबसे पहले यूज करने वाला हूं वो है फोकस। तो आइए फोकस को देखते हैं। तो देखिए फोकस को देखने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, ये जितने भी जो मैंने आपको इनपुट टाइप फील्ड बताए, तो देखो यहां पर अगर आप चलें इसमें HTML में, तो देखो ये जितने भी फील्ड हैं वो इनपुट से शुरू हो रहे हैं। देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ऐसे सब, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप बटन, ऐसे सब इनपुट से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनपुट को ही फोकस कर दें, यहां पर जाएं और देखो इनपुट को ही आप फोकस करें, आप लिखें यहां पर इनपुट और कॉलन लगाकर, क्योंकि स्टूडियो क्लास कॉलन के बाद स्टार्ट होती है। उसके बाद देखिए यहां पर लिखें फोकस और फोकस करने के बाद आप यहां पर दे दें जी बॉर्डर, BORDER बॉर्डर, और बॉर्डर देने के बाद आप यहां पर दे दें जी 4 पिक्सल सॉलिड और जी रेड। अगर आपने ये दे दिया और सेव किया, सेव करने के बाद अगर आप यहां चलते हैं और यहां जाने के बाद देखें तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो फोकस हो रहा है और वो फील्ड फोकस होने के बाद उस पर वो जो CSS की स्टाइलिंग थी वो अप्लाई हो रही है। देख रहे हैं आप, ये देखो ऐसे सभी फील्ड पे अप्लाई हो रही है। लेकिन इसमें 2 चीजों पर अप्लाई नहीं होगी। देखो एक तो ये है, देखो यहां पर CSS स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही, देखो रेडियो बटन पर नहीं हो रही, देखो ऐसी चेक बॉक्स पर आप चेक कर रहे हैं तब भी वो देखो CSS अप्लाई नहीं हो रही। तो देखिए ये फोकस इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इनके लिए अलग स्टूडियो क्लासेस है, उसका नाम है चेक्ड। तो देखिए वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं चेक्ड कैसे काम करता है। तो देखिए यहां पर चलते हैं और देखो यहां पर कर देते हैं इनपुट टाइप चेक्ड, CHECKED चेक्ड, और चेक्ड करने के बाद हम बॉर्डर डाला, सेव करें और देखो यहां पर जिससे रिफ्रेश करके देखेंगे तो देखो ये अभी भी अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं अप्लाई हुआ? क्योंकि ये जो बॉर्डर की प्रॉपर्टी है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। बॉर्डर की प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर बॉक्स शैडो डालना होगा। तो चलिए हम बॉक्स शैडो डाल देते हैं। अब हम डाला देखिए बॉक्स और देखिए शैडो। बॉक्स शैडो डालने के बाद हमने यहां पर देखिए 0 मतलब H ऑफसेट, स्पेस देके वर्टिकल ऑफसेट 0, स्पेस देके ब्लर भी हमने 0 कर दिया और इसके बाद स्प्रेड यानी उसकी जो फैलाव है वो हम कर दे रहे हैं 3 पिक्सल या 4 पिक्सल, जो भी आप करना चाहें, 3 पिक्सल। और इसके बाद हम इसका कलर देते हैं रेड और यहां पर इसको सेव करें। सेव करने के बाद जैसे ही देखो इस पर क्लिक करेंगे तो देखो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं देखो ये अप्लाई हो गया।
देख रहे हैं आप, बॉर्डर की तरह ही दिख रहा है। और देखो यहाँ पर जिस पे भी चेक करेंगे उस पर अप्लाई हो गया, देखो समझ गए। तो इस तरह से हम जो है इनपुट के अंदर, जो भी इनपुट के अंदर जो इस तरह के फील्ड होंगे, रेडियो बटन और चेक्ड, उनके ऊपर हम जो शेड्यूल क्लास है वो चेक्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरी शेड्यूल क्लास चेक्ड। तो हम क्या करते हैं, खाली देखिए जो रेडियो बटन्स हैं और जो चेक बॉक्सेस हैं उनको हैंडल करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर कैसे यूज होता है, देखिए इनपुट के आगे हम लगा देंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पर टाइप। हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, देखो टाइप। तो देखिए टाइप लिखने के बाद इक्वल टू, और इक्वल टू लगाने के बाद सिंगल कोट लगाइए। सिंगल कोट के अंदर आप बता दीजिए कि आप किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप रेडियो के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो रेडियो लिख दीजिए, रेडियो बटन। तो देखिए ये हो गया एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर अगर आप यहां पर देते हैं चेक, अगर आप इसे सेव करें और सेव करने के बाद यहां देखें, यहां जाए तो देखो इस पर रेडियो पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन चेक बॉक्स पर अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर इनपुट टाइप रेडियो दे दिया, समझ गए आप। तो ये किस पर अप्लाई हो रहा है, रेडियो पर। ऐसे अगर आप यहां पर इसको कॉपी करके कंट्रोल सी और यहां पर आप नीचे पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के बाद यहां पर कर दें चेक बॉक्स, अगर आप चेक बॉक्स कर दें और यहां पर सेव करें इसको चेक बॉक्स करने के बाद, और देखें यहां जाकर तो देखो अब ये चेक बॉक्स पर भी अप्लाई हो गया, और देखो यहां पर इस पर रेडियो पर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। चेक बॉक्स के लिए भी हमने दे दिया कि चेक बॉक्स जब चेक्ड हो तो ये अप्लाई हो जाए, रेडियो बटन जब चेक्ड हो तो ये अप्लाई हो जाए। और इसके अलावा हम फोकस वो भी जो हमने बताया था वो कर सकते हैं। देखो अभी आप यहां पर ये देखें, ये जो मैंने सिंटैक्स यूज किया ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, समझ रहे हैं। एट्रीब्यूट सेलेक्टर वो कॉमन सेलेक्टर था, ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर है। अगर आप इसके अलावा कुछ और आगे करना चाह रहे हैं, थोड़ा एडजेसेंट सेलेक्टर को यूज करना चाह रहे हैं, एडजेसेंट सेलेक्टर से क्या होगा कि जो लिखा हुआ है इस पर आप हैंडल, यानी स्पैन पर हैंडल कर सकते हैं, जो इसके बाद स्पैन है। तो मैं एडजेसेंट सेलेक्टर से दिखा रहा हूं, यहां पर हम इक्वल टू करके प्लस लगाएं, और प्लस लगाने के बाद हम कर दें स्पैन, और स्पैन करने के बाद में हम सेव करें, और सेव करके देखो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे देखो क्या हुआ, स्पैन जो उसके बाद जो स्पैन है उसके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, देख रहे हैं आप, ऐसे देखो रेडियो बटन के बाद जो स्पैन है उस पर अप्लाई हो रहा है। तो गाइज अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैंने सिंटैक्स कैसे लिखा है सिलेक्टर का, ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर कैसे किया है, ये मैंने जो एडजेसेंट सेलेक्टर यूज किया ये कैसे किया है, तो आप इस पर पॉपअप पे क्लिक करके मेरी एक वीडियो है सेलेक्टर्स के ऊपर, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सेलेक्टर्स कितने तरह के होते हैं, सेलेक्टर्स को कैसे यूज किया जाता है, वो सब मैंने वहां पर बताया हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करके और आप जो है उसे पढ़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, उस पर भी आप क्लिक करके वहां जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, देखो चेक को मैंने स्पैन दे दिया। अब मुझे स्पैन जो मैंने दिया है इसका कलर मैं डिफरेंट कर देता हूं। मैं यहां पर नहीं, ये प्रॉपर्टी अप्लाई ना करके मैं यहां पर जो है कलर दे देता हूं। मैंने दे दिया जी कलर, और कलर कर दिया जी मैंने रेड। अगर मैं यहां पर कलर रेड करता हूं, सेव करता हूं, देखो इसके बाद अब यहां जाए तो देखो ये जैसे इस पर क्लिक करें, जिसको भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका कलर देखो आगे स्पैन का कलर रेड हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप इसको करके कर दें, देखो सेम टू सेम आप यहां पर जाएं, कलर को कंट्रोल सी और यहां जाके इसे पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी, ये पेस्ट कर दिया, और यहां पर भी आप स्पेस देकर ऐसे और स्पैन कर दें, स्पैन सेव करें। सेव करने के बाद देखो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखो ये देखो जिस पे भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, देखो समझ गए आप। तो इस तरह से देखो ये जिस पे आप सेलेक्ट करेंगे वो उसका कलर रेड हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आया। तो देखो ये हो गया चेक्ड, यानी दूसरी शेड्यूल क्लास चेक्ड, ठीक है। पहले मैंने बताई थी आपको फोकस, दूसरी बता दी मैंने चेक्ड। तो देखो अब हम अगली शेड्यूल क्लास की बात करते हैं। तो अगली शेड्यूल क्लासेस हैं डिसेबल और इनेबल। तो डिसेबल और इनेबल कैसे यूज होती हैं इसके बारे में आप समझ लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो अभी इसके लिए क्या करना होगा डिसेबल और इनेबल के लिए, कि जो इनपुट है ये वाला इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है, अब इसको हमने किसी एक पर्टिकुलर को डिसेबल करना होगा। ये सब अभी इनेबल है, ठीक है। तो उसको हमने क्या करना होगा, डिसेबल करना होगा। तो चलिए हम यहां पर चलते हैं, और मैं जो लास्ट नेम है इसको डिसेबल कर देता हूं। यहां पर देखता हूं लास्ट नेम का, ये लास्ट नेम है, और यहां पर हम कर देते हैं देखो डिसेबल्ड। तो डिसेबल्ड जो ये मैं कर रहा हूं ये वहां HTML में करना है आपने, तो डिसेबल्ड कर दिया। सेव करें तो देखो ये डिसेबल्ड हो गया। अब डिसेबल्ड होने का क्या मतलब है, देखो इस पर फोकस हो रहा है लेकिन इस पर फोकस नहीं हो रहा है, ये डिसेबल हो गई। ये जो फील्ड है डिसेबल हो गई, इसमें आप कुछ भी फिल नहीं कर सकते, ठीक है। इस पे फिल कर सकते हैं। तो अगर आप जो डिसेबल्ड फील्ड है उसको उसके लिए CSS आपको अप्लाई करना है, तो वो शेड्यूल क्लास से अप्लाई होगा। देखिए कैसे, यहां पर चलते हैं। तो देखिए यहां पर लिखते हैं इनपुट, और इनपुट लिखने के बाद में हम यहां पर ब्रैकेट में टाइप करते हैं टाइप, और टाइप करने के बाद यहां पर हमने कॉलम लिख दिया टेक्स्ट, और इसके बाद हम यहां पर कर देते हैं डिसेबल्ड। डिसेबल्ड करने के बाद वही अप्लाई कर देते हैं बॉर्डर,
BORDER बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद हमने कर दिया जी 4 पिक्सल सॉलिड और जी रेड। सेव किया। जैसे हमने इसको सेव किया तो देखिए जो फील्ड डिसेबल है उस फील्ड के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। अगर आप किसी और फील्ड को भी डिसेबल कर दें तो उसके ऊपर भी ये प्रॉपर्टी अपने आप अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ पर चलते हैं और देखिए जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है 3 है ये, इनमें से किसी एक को, जैसे फादर नेम है, इसको मैं डिसेबल्ड कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिख दिया, देखो डिसेबल्ड हमने लिख दिया जी डिसेबल्ड। जैसे हम डिसेबल्ड करूंगा, सेव करूंगा, देखो डिसेबल्ड। जैसे ही मैंने इसको किया तो इसके ऊपर भी देखिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। अब देखिए डिसेबल्ड जितने भी इनपुट टाइप टेक्स्ट थे उनको जिसको भी अप्लाई करेंगे डिसेबल्ड, लेकिन मैं भी डिसेबल्ड इसका हटा रहा हूं। अभी डिसेबल्ड के ऊपर अप्लाई हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि डिसेबल्ड के ऊपर अप्लाई ना हो, जितने इनेबल हैं उनके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, तो हम यहां पर इनेबल कर सकते हैं। इनेबल्ड हमने कर दिया जी इनेबल्ड और सेव किया। सेव करने के बाद देखें जितने भी टाइप टेक्स्ट हैं, टाइप टेक्स्ट, उनके ऊपर ये अप्लाई इनेबल्ड हो गया। अगर आप ये टेक्स्ट के ऊपर नहीं चाहते, इनपुट के सबके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं जितने भी इनेबल हैं, तो आप यहां पर इसे हटा दीजिए, सेव कीजिए। तो देखो जितने भी इनेबल हैं, इनपुट जितने भी इनेबल हैं उनके ऊपर अप्लाई हो गया। बात समझ गए? जैसे डिसेबल जितने होंगे उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप उल्टा करेंगे तो इनेबल के ऊपर इनेबल अप्लाई हो गया। समझ में आया? तो डिसेबल और इनेबल कैसे यूज करते हैं। तो इसके अलावा देखिए अब हम अगली स्यूडो क्लास की बात करते हैं। वो जो स्यूडो क्लास अब हम बात करने वाले वो है ऑप्शनल और रिक्वायर्ड। तो देखिए ऑप्शनल जो है वो तो ये फील्ड रहते हैं, सभी फील्ड ऑप्शनल रहते हैं। सिर्फ रिक्वायर्ड जो है हमें बताना होता है कि रिक्वायर्ड फील्ड कौन सा करना है। तो देखिए रिक्वायर्ड फील्ड कैसे हम करते हैं, देखिए HTML में चलते हैं और HTML में जाने के बाद मैं पहले डिसेबल हटा रहा हूँ, इसका डिसेबल मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो देखिए मैं पहले नाम को, फर्स्ट नेम वाला जो फील्ड है उसको मैं यहां पर रिक्वायर्ड कर देता हूं। रिक्वायर्ड अगर मैं रिक्वायर्ड कर दूं तो देखो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फील्ड। हमने सेव किया और सेव करने के बाद अभी जो है ना वो अप्लाई हो रही, क्योंकि हमने सब हमारे पास इनेबल है। अब हम यहां चलते हैं। यहां चलने के बाद अब रिक्वायर्ड का पहले तो ये समझे रिक्वायर्ड का फंक्शन क्या है। मैं इनको सबको हटा देता हूं अभी, ठीक है। मैं यहां से हटा देता हूं और हटाने के बाद सेव करें। रिक्वायर्ड का क्या फंक्शन है पहले ये देखें। तो देखो अभी आपने यहां पर कोई नाम फिल नहीं किया है, अभी आप सबमिट करें। तो जैसे आप सबमिट करते हैं ना तो देखो ये क्या होगा कि एक ये पॉपअप देगा कि फिल आउट दिस फील्ड, यानी ये रिक्वायर्ड है, इसको आप फिल करें, ठीक है। अगर आप फिल कर देंगे, कुछ भी नाम दे दें, आपने दे दिया जी, आपने नाम दे दिया जी इस्तेकार, और आप जैसे ही इस पे सबमिट करते हैं तो सबमिट हो जाएगा। समझ गए? ये सबमिट हो गया। अब अगर आप यहां पर किसी और फील्ड को भी रिक्वायर्ड कर दें तो एक को भरने के बाद दूसरे को बताएगा। चलिए मैं दूसरी फील्ड को भी रिक्वायर्ड कर दे रहा हूं। तो मैं यहां पर ईमेल को रिक्वायर्ड कर दे रहा हूं। देखिए यहां पर आप चले नीचे और देखो ईमेल है, इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर दे रहा हूं। देखिए मैंने यहां पर कर दिया रिक्वायर्ड। अब हम जैसे सेव करते हैं और देखो यहां पर आप सबसे पहले सबमिट करके देखें तो पहले फील्ड को अगर रिक्वायर्ड, मैंने नाम फिल कर दिया। देखो यहां पर मैंने नाम फिल कर दिया जी, और नाम फिल करने के बाद जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा तो अब कह रहा है जी इसको फिल करें, क्योंकि ये भी रिक्वायर्ड मैंने कर रखी है। समझ गए आप? तो रिक्वायर्ड का मतलब है कि वो भरने ही आपको फील्ड, जब फॉर्म सबमिट होगा। तो इनको कैसे रिक्वायर्ड और ऑप्शनल पर कैसे CSS अप्लाई करनी है वो अब हम वहां देख लेते हैं। देखिए अब यहां पर हम इनपुट लिखते हैं और इनपुट लिखने के बाद हम कॉलन रिक्वायर्ड कर दे रहे हैं। देखो रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड करने के बाद ये हो गया स्यूडो क्लास जो रिक्वायर्ड के लिए हम अप्लाई करेंगे। हम सेम वो चीज अप्लाई कर दे रहे हैं। देखो यहां पर हम लिख दे रहे हैं बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड और रेड, हमने ये लिखा, सेव किया। जैसे सेव करते हैं तो देखो ये क्या हुआ, जो फील्ड रिक्वायर्ड है उनके ऊपर ये अप्लाई हो गया। आपको पता चल गया कौन कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है, और ये रिक्वायर्ड फील्ड के ऊपर वो CSS अप्लाई हमने कर दी। अब रिक्वायर्ड के अलावा आप ऑप्शनल रिक्वायर्ड वाले पर नहीं करना चाह रहे, आप ऑप्शनल पर ये अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप यहां पर ऑप्शनल कर दीजिए। बस ये जो है ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल पे आप क्लिक करेंगे, सेव करें। देखो जो ऑप्शनल बचे उनके ऊपर ये फील्ड अप्लाई हो गया। समझ गए आप? तो रिक्वायर्ड और ऑप्शनल ये दोनों फील्ड जो है हमने इन पर अप्लाई कर सकते हैं CSS। कैसे हम इसको CSS को अप्लाई करते हैं, तो चलिए अब हम अगली स्यूडो क्लास देखते हैं। तो अगली स्यूडो क्लास है इन रेंज और आउट ऑफ रेंज। तो इन रेंज स्यूडो क्लास और आउट ऑफ रेंज स्यूडो क्लास जो है वो नंबर पर अप्लाई होती है, नंबरिंग पर। जैसे कि आप एज की बात करें या कोई और नंबर की बात करें तो उस पर ये अप्लाई होगी, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं, यहां से, और हटाने के बाद में अब जो है हम चलते हैं यहां पर, और यहां पर जो मैंने रिक्वायर्ड फील्ड करे थे वो रिक्वायर्ड भी हटा रहा हूं। देखो यहां से हटा देता हूं, ये रिक्वायर्ड मैंने कर दिया। देखो ये भी, और देखो मैंने नीचे ईमेल भी रिक्वायर्ड तक आ गया ईमेल, ये है रिक्वायर्ड। देखो ईमेल, ये मैंने यहां से इसको हटा दिया। अब ये देखिए सेव करते हैं, सेव करते ही देखो इसको भी सेव करते हैं एक बार, और ये यहां से खत्म हो गया। देखो अब ये देखिए मैंने यहां पर एक एज का
कॉलम बनाया हुआ है, एज का फील्ड है, तो एज के फील्ड में मैंने मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो बता दिया है। इसको देखो कहाँ गया भाई एज, ये है देखो, ये नंबर, इनपुट टाइप नंबर, और मैंने मिनिमम 18 एज और मैक्सिमम 40, मतलब 18 से और 40 के बीच ही इसमें एज फिल कर सके, उससे कम या ज्यादा ना करे फिल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहां पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एरो की पे, तो 18 से शुरू होगा, और देखो इस पर क्लिक करके रखें तो देखो 40 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप जबरदस्ती फिल करते हैं तो वो हो जाएगा आपका इनवैलिड, यानी आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 45 कर दिया, ये आउट ऑफ रेंज हो गया। तो देखो ये क्या है, वैल्यू मोस्ट लेस टू द इक्वल 40, तो ये बता रहे हैं कि 40 से ऊपर नहीं भरना आपने। तो ये जो है अगर आप 40 से ऊपर भरते हैं तो इसके ऊपर कोई CSS अप्लाई हो जाए, तो वो हम कैसे करेंगे, वो भी एक सीडो क्लास के थ्रू हम कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इनपुट टाइप नंबर है, हम चलते हैं यहां पर और हम यहां पर लिख देते हैं जी इनपुट, पहले इनपुट ही लिख दें, नंबर छोड़ो, वो तो इनपुट के अंदर ले लेगा। और हम यहां पर देते हैं इसको जी इन रेंज, हमने दिया जी इन रेंज। इन रेंज में जो रेंज है, इन रेंज मतलब 18 से 40 के बीच की जो रेंज है, उसके बीच में अगर कोई फिल करता है तो क्या हो, तो हमने कर दिया जी बॉर्डर या कोई भी चीज अप्लाई हो जाए। मान लीजिए हमने बॉर्डर डाल दिया, बॉर्डर 4 पिक्सल और सॉलिड जो हम डालते हैं, बार बार वही डाल रहे हैं, रेड सेव किया। तो देखो अभी क्या है, ये इन रेंज है, इन रेंज मतलब अभी कोई वो नहीं कर रहे ना हम, क्योंकि हमने कुछ भरा नहीं ना, तो इन रेंज ये हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखो ऐसे, तो 18 और 20-40 तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप आउट ऑफ रेंज जाते हैं, आउट ऑफ रेंज मतलब आज 45 डालें तो देखो वो गायब हो रहा है, समझ रहे हैं, गायब हो रहा है। अब इन रेंज में आप 18 डाल दें, 10 डाल दिया गलत, गायब, अब 19 डाल दिया, आ गया कलर। तो ये आपको बता रहा है कि ये इन रेंज में है। अगर आप चाहते हैं कि आउट ऑफ रेंज में जाए, ये चीज आउट ऑफ रेंज में रहे, तो आउट ऑफ रेंज में ही सही रहेगा। तो हम यहां पर लिख दें आउट और ऑफ, डैश लगाकर ऑफ लिख दें, ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज हमने कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद देखो ये गायब हो गया। अब ये सीडो क्लास जो है कैसे काम करेगी कि जब आप यहां पर 18 डालेंगे तो ये काम नहीं करेगी। ठीक है, सॉरी ये मैंने कर दिया, 18 डालें, या फिर आप इसे जैसे मान लीजिए 18 डाल दिया आपने, 18 से 40 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाल दीजिए। लेकिन जैसे आप 45 डालेंगे तो देखो ये सीडो क्लास अप्लाई हो रही है, समझ गए आप। तो ये बता रहा है कि ये भाई गलत है, मतलब बता नहीं रहा कि सीडो क्लास अप्लाई हो रही है, जो स्टाइल आप चाहते हैं वो स्टाइल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने 10 डाला तो 10 भी देखो, इसके लिए भी ये जो सीडो क्लास आपने बताई वो अप्लाई हो गई। क्लियर, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं इन रेंज और आउट ऑफ रेंज को। और अब हम अगली सीडो क्लासेस की बात करते हैं, वो है रीड ओनली एंड रीड राइट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए रीड ओनली रीड राइट में यह है कि आप किसी फील्ड को रीड ओनली कर देंगे, सिर्फ इससे पढ़ा जा सके, इसमें लिखा ना जा सके, और आप किसी फील्ड को रीड राइट कर सकते हैं। रीड राइट जो है वो नॉर्मल फील्ड होता ही है। ठीक है, तो उसके लिए हम HTML में रीड ओनली या रीड राइट लगाते हैं। चलिए पहले हम यही कर लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं और देखिए यहाँ पर जाने के बाद हमने क्या करा कि लास्ट नेम पर हमने कर दिया जी रीड ओनली, हमने कर दिया जी रीड ओनली, हमने रीड ओनली कर दिया, सेव किया। तो देखिए ये फील्ड जो है लास्ट नेम रीड ओनली हो गया। इसको अब ना इस पे लिखा नहीं जा रहा, देखो सिर्फ पढ़ सकते हो, लिखा नहीं जा रहा, बात समझ गए। तो इसमें अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वैल्यू दे सकते हैं। तो देखिए वैल्यू हम यहाँ पर दे सकते हैं, हमने दे दिया जी वैल्यू, और वैल्यू में हमने दे दिया जी ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। ठीक है, हमने ये लिख दिया ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, देखो ये हमने लिख दिया। अब देखो इसे सिर्फ पढ़ सकते हैं ऐसे, और इसमें लिख नहीं सकते कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे आप रीड ओनली कर सकते हैं। अब इस रीड ओनली को आप जो है CSS में कैसे हैंडल करेंगे, तो देखो यहां पर वही सीडो क्लास आप लगा दीजिए रीड ओनली, हमने लगा दिया जी रीड और ओनली। जैसे रीड ओनली लगाएंगे, सेव करें, तो देखो रीड ओनली जो होगा उसके ऊपर ये CSS अप्लाई हो जाएगी, बात समझे। जो वहां पर रीड ओनली होगा, ये सीडो क्लास एक तरह की जो रीड ओनली होगा उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं रीड राइट, मतलब वो जो रीड और राइट हो रहे हैं उन पर CSS अप्लाई हो, तो आप यहां पर रीड राइट कर सकते हैं। रीड राइट सेव करें तो देखो रीड राइट जो है, जो कॉमन होती है रीड राइट, उनके ऊपर ये अप्लाई हो गया। तो बात समझ गए, रीड ओनली और रीड राइट। ठीक है, तो हम अगली सीडो क्लास देखते हैं। तो अगली सीडो क्लास जो है वो वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, हम इनको देखते हैं ये कैसे काम करती है। तो चलिए वैलिड इनवैलिड का क्या फंडा है ये भी समझ लें। तो देखो वैलिड वो होता है, जैसे मान लीजिए ईमेल हम डाल रहे हैं तो उसमें हमने @ नहीं डाला और उसके बाद कुछ हमने नहीं लिखा, तो वो इनवैलिड है। ठीक है, वो वैलिड नहीं है। तो अब वो कैसे, मतलब कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पर पहले वो रीड ओनली और राइट ओनली को हटा देते हैं, यहाँ पर रीड ओनली और ये सामने हटा दिया, सेव किया, तो ये सब हो गया। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया जी,
पहले मैं इसको हटा देता हूँ पूरे कोई ऐसे, और हटाने के बाद सेव कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर ऐसे डालें ABC और हम इसको सबमिट करें, तो जैसे सबमिट करेंगे तो देखो ये क्या कहेगा कि ये तो कोई ईमेल आईडी है नहीं, इंक्लूडेड आप @ नहीं कर रहे। तो चलो ABC और ABC हमने @ कर दिया। अब देखो सबमिट करते हैं तो आप कह रहा है जी अभी भी आपने इसके बाद कुछ लगाइए ना आप @ के बाद। तो @ के बाद हमने कंपनी का नाम भी लगाना होता है, तो हमने लगा दिया जी ABC और जीमेल। तो अब ये इसको सही कहेगा जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। जीमेल हमने लगाया जीमेल, हमने लगाया जी यहाँ पर ABC @gmail। अब सबमिट करें, अब सबमिट हो गया, ठीक है। तो ये है वैलिड, और अगर इनवैलिड हो तो वो इनवैलिड। तो अब इसको कैसे हम हैंडल करेंगे, देखिए यहाँ पर चले और इनपुट हमने लगा जी इनपुट, और इनपुट में हमने दे दिया जी इनवैलिड। इनवैलिड पर अप्लाई हो, तो इनवैलिड पर जो अप्लाई होगा तो हमने यहाँ पर जो है हमने कर दिया जी बॉर्डर, वही हम कर देते हैं बॉर्डर 4 पिक्सल और सॉलिड और रेड, हमने ये सेम हमने फिर से कर दिया, सेव किया। अब देखो हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ भी लिखे, हमने लिख दिया जी ABC। अब देखो जैसे हम ABC लिख रहे हैं तो ये CSS अप्लाई होगी, क्योंकि ये इनवैलिड है, बात समझ गए, इनवैलिड है। अब हमने इसमें @ लगाया, @ लगाएंगे तो अभी भी इनवैलिड है, लेकिन जैसे हम ABCD लिखते हैं, कुछ भी लिखे आगे, तो ये वैलिड हो गया। तो इनवैलिड जब तक था तब तक ये जो CSS थी वो अप्लाई उस पर रही। ऐसे अगर आप इसमें लगा दें वैलिड, तो हम यहाँ वैलिड कर दे रहे हैं, देखो वैलिड पर CSS अप्लाई होगी। सेव करें, अभी देखो वैलिड पर, ये वैलिड तो सभी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इनवैलिड हो जाता है कुछ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ABC, तो ये अभी इनवैलिड है, तो वैलिड कब होगा, जब सही भरा जाएगा। बात समझ गए वैलिड और इनवैलिड को। तो वैलिड और इनवैलिड इस तरह से काम करते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, आप जैसे नंबर वाली फील्ड है उसमें आप टेक्स्ट डाल दें तो वो इनवैलिड हो जाएगा, नंबर डालेंगे तो वैलिड हो जाएगा, इस तरह की चीजें। तो ये आपका वैलिड और इनवैलिड सूडो क्लासेस। देखिए अब जो हम अगली सूडो क्लास करने वाले हैं वो है लास्ट सूडो क्लास, और वो है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर बॉक्सेस को, जैसे चेक बॉक्स है, रेडियो बटन, इनको आप डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट की वैल्यू दे दें कि भाई ये जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी। तो जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश हमने यहाँ पर नॉन लैंग्वेज करा है, तो हम चाहते हैं नॉन लैंग्वेज में इंग्लिश तो कंपलसरी है, तो इंग्लिश जो है हमारी डिफॉल्ट हो गई, इंग्लिश डिफॉल्ट हो गई। तो डिफॉल्ट को हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जी यहाँ पर जेंडर में मेल या फीमेल जो है वो बाय डिफॉल्ट हमें चाहिए, तो हम रिक्वायर्ड कर सकते हैं, मतलब उसको चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए कैसे करेंगे, देखो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पर, और इसे करने के बाद में सेव करते हैं और यहाँ चलते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम चलते हैं नीचे, और यहाँ कर दे रहे हैं चेक बॉक्सेस में, पहले हम इसमें कर दें, देखो फीमेल के लिए करते हैं, मेल एंड फीमेल, ये फीमेल ये हो गया, ठीक है फीमेल। तो यहाँ पर हम फीमेल के आगे यहाँ पर कर देते हैं जी चेक्ड, CHE चेक्ड। हमने चेक्ड किया, सेव किया, तो देखो ये चेक्ड, ऑटोमेटिक चेक्ड, समझ रहे, आगे चेक्ड। ऐसे ही हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश को भी हम यहाँ पर चेक्ड कर दे रहे हैं। तो ये जब भी हम रिफ्रेश करेंगे पेज को तो चेक्ड रहेगा, ये पहले रहेगा। अब आप इसको हटा सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, बात समझे। तो ऐसी सिचुएशन, इस तरह की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, इनके लिए भी हम CSS लगा सकते हैं, और वो सूडो क्लास से लगेगी, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू लगेगी। वो क्या है देखिए, मैंने कर दिया जी, देखिए यहाँ पर इनपुट कर दिया, इनपुट, और इनपुट करने के बाद हम यहाँ पर चलते हैं, और नहीं तो देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया, देखिए इनपुट, और इनपुट करने के बाद कॉलन लगाकर मैंने कर दिया डिफॉल्ट, DEFAULT, डिफॉल्ट, मैंने डिफॉल्ट कर दिया। और डिफॉल्ट करने के बाद में हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम चेक बॉक्सेस रेडियो के लिए कर रहे हैं, तो हम वही बॉक्स शेडो लगा देते हैं, बॉक्स और शेडो, और यहाँ पर 0 0 0, इसके बाद हम लगा दिए 3 पिक्सल, और 3 पिक्सल के बाद हमने कर दिया रेड, और सेव किया, रिफ्रेश करें, तो देखिए जो चेक्ड थे उनके ऊपर ये CSS अप्लाई हो गई। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम इसको एडजेसेंट सेलेक्टर से इसके जो स्पैन है उसको कलर कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्लस लगाते हैं, और प्लस लगाने के बाद हम लिखते हैं स्पैन, और हम यहाँ पर कलर दे रहे हैं, कलर हम दे जी कलर, और कलर देने के बाद हमने कर दिया रेड, सेव किया, देखो। तो अब ये जो है एडजेसेंट से हमने देखो कलर रेड कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट जो है, जो हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू है चेक्ड है, उसके ऊपर हमने ये अप्लाई कर दिया।
तो गाइस ये थी स्टूडियो क्लास जो हम फॉर्म के लिए यूज करते हैं। तो गाइस फॉर्म के लिए स्टूडियो क्लास जो मैंने कराई है ये मैंने कॉमन यूज बताया है। आप इसको और अच्छे से यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट आप इसको प्रैक्टिस करके डिफरेंट चीजों में अप्लाई करके देखें, फॉर्म में नए तरीके से अप्लाई करके देखें, टैग्स को नए तरीके से अप्लाई करें, स्टूडियो क्लासेस को नए तरीके से अप्लाई करें, CSS को और अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करके देखें, तो आपको कुछ नया और अच्छा लुक मिलेगा। मैंने तो आपको ये कॉमन यूज बताया है, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।